नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी के चुनाव में तमाम मुद्दों के बीच पेंशन का भी मुद्दा झूल रहा है। झूलना इसलिए कहा क्योंकि चुनावों के दौरान पेंशन की मांग को लेकर संख्या बल का खूब प्रदर्शन होता है, लेकिन उस संख्या का असर चुनावी नतीजों पर कहीं नहीं दिखता। भले ही पेंशन की मांग करने वाले लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन वही संख्या जाति और धर्म के नाम पर वोट देने वालों में खप जाती है। चुनावी नतीजों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि पेंशन की मांग से जुड़े लोगों ने चुनाव की दिशा बदली हो। फिर भी यूपी के चुनावों में सरकार अलग अलग वर्गों के खाते में पेंशन के नाम पर पैसे डाल रही है, तो अलग अलग वर्ग अपने लिए पेंशन मांग रहे हैं। 8 जनवरी को कानपुर के गोविंद नगर में व्यापारियों की एक सभा हुई। इसका नाम दिया गया आगाज। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी थे और व्यापार समाज से जुड़े तमाम बीजेपी के नेता। अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने इस सम्मेलन में कहा कि जिस तरह सरकार सांसदों और विधायकों को पेंशन देती है, उसी तरह से व्यापारियों को भी पेंशन दे। यह सम्मेलन यूपी को 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में व्यापारियों की भूमिका पर विचार करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन व्यापारी सरकार से मामूली पेंशन के बारे में सोच रहे हैं। यह किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा। आमतौर पर यही कहा जाता है कि सरकारी नौकरी मत करो, अपना व्यापार करो, लेकिन यहां तो व्यापारी भी पेंशन मांग रहे हैं उसी सरकार से। अगर अर्थव्यवस्था चांद सितारा बनकर चमक रही है, तो फिर 1000-2000 की पेंशन के लिए व्यापारी समाज के लोग मुंह क्यों खोल रहे हैं? वो जब व्यापारी लगातार व्यापार करता है और 60 वर्ष हो जाता है, तो 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होता है, तो हमारे यहाँ व्यापारी को जो है, जब बेचारे बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको पेंशन की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सके और उनकी वृद्धावस्था आसानी से कट सके। व्यापारी केवल आर्थिक नीतियों के आधार पर वोट करते हैं, इस तरह की बेकार राजनीतिक समझ नहीं रखनी चाहिए। व्यापारी वर्ग आर्थिक तबाही के बाद भी धर्म और जाति के आधार पर वोट कर सकता है, करता रहा है। इस बात को कोई गलत साबित नहीं कर सकता, लेकिन व्यापारी पेंशन क्यों मांग रहे हैं, यह एक सवाल है और इसका जवाब यूपी की चुनावी राजनीति से मिलता है। जब सबको मिल रहा है तो हमको क्यों ना मिले टाइप से। वैसे केंद्र सरकार ने जून 2019 में व्यापारियों के लिए पेंशन की एक नीति का ऐलान किया था। खूब हेडलाइन छपी थी उस साल। आगे बताएंगे क्या हुआ उस हेडलाइन का। आप जून 2019 की खबरों की हेडलाइन निकाल कर देखिए। हर जगह यह खबर छाई हुई है कि 3 करोड़ छोटे व्यापारियों को पेंशन मिलने जा रही है, लक्ष्य है। इस खबर के बाद ऐसी भी खबरें हैं कि अलग अलग व्यापार संघों ने स्वागत किया है इस फैसले का, मिठाइयां बांटी हैं। खबरों में बताया गया है कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए व्यापारियों से यह वादा किया था कि उन्हें पेंशन दी जाएगी। उस समय कहा गया कि 1.5 करोड़ रुपए सालाना से कम रकम का कारोबार करने वाले सभी दुकानदार, स्वरोजगार करने वाले लोग, खुदरा कारोबारी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोग देश भर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस तरह की खबरें आपको खूब मिलेंगी। यही हेडलाइन का जादू है, जादू। एक फैसला एक हेडलाइन के लिए बनता है या लोगों के लिए, यह अंतर आपको समझना है। अगर व्यापारियों को पेंशन मिल रही होती तो कानपुर में व्यापारी फिर से पेंशन की मांग नहीं कर रहे होते। फ्लैशबैक में अखबारों को पलटने से पता चलता है कि इस खबर को कितना प्रचार मिला। इससे कितना अच्छा माहौल बना होगा कि सरकार अब व्यापारियों को पेंशन देगी, 3000 रुपए खाते में आने लगेंगे। एक खेल बताता हूं। 31 मई 2019 को दोबारा सरकार बनने के बाद मोदी सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया गया कि 3 करोड़ व्यापारियों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। उसी दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 करोड़ से 5 करोड़ कर देते हैं। इस नंबर को 2 करोड़ सीधा बढ़ा दिया। 1 महीने बाद जब बजट में इस योजना का ऐलान होता है, तब संख्या 3 करोड़ बताई जाती है। और वित्त मंत्री क्या कहती हैं कि योजना को लेकर इतना उत्साह है, यह लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अब कौन पूछे कि प्रकाश जावड़ेकर ने, जो उस वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, 5 करोड़ की संख्या कहां से बता दी? वे तो अब मंत्री भी नहीं है। छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है,
कुछ न कुछ सामान बेचने वाला है, तो इनके लिए भी जैसे किसान के लिए पेंशन है, जैसे असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना है, वैसे इन वर्गों के लिए भी अलग पेंशन योजना शुरू की है। उसका रूप एक ही है और इसमें 5 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारी और सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार ऐसे शामिल होंगे आने वाले 3 साल में, ये कल्पना है। Encouraged by the overwhelming response, the Government of India has decided to extend the pension benefit to about 3 crore retail traders and shopkeepers whose annual turnover is less than 1.5 crores. एक ही खबर है, एक ही हेडलाइन है, मगर एक ही दिन में संख्या 3 करोड़ से 5 करोड़ हो जाती है और फिर 3 करोड़ पर आ जाती है। लक्ष्य था कि अगले 3 साल में व्यापारियों की पेंशन योजना से 3 करोड़ व्यापारी जुड़े जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना लॉन्च की गई। क्या 3 करोड़ व्यापारी इस योजना से जुड़ पाए हैं? इसी का जवाब बता रहा है कि कानपुर में यूपी के व्यापारी क्यों पेंशन मांग रहे हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पर संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट भांडा फोड़ देती है। यह रिपोर्ट 13 दिसंबर 2021 को पेश हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार 24 फरवरी 2021 तक व्यापारियों की पेंशन योजना से मात्र 43,583 व्यापारी ही जुड़े हैं। करीब 2 साल में मात्र 43,583 व्यापारी ही जुड़े हैं। जब करोड़ का दावा किया गया हो तो कम से कम लाख तो होना चाहिए, मगर यहां 50,000 भी नहीं है। फरवरी से लेकर जुलाई के बीच इस योजना से केवल 508 नए व्यापारी जुड़ते हैं। स्थायी समिति की 16 मार्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020-21 में 50 लाख व्यापारियों को जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन 6,213 व्यापारी ही जुड़े गए। यही नहीं, केंद्र सरकार के बजट से भी पता चल जाता है कि इस योजना की हकीकत क्या है। योजना के पहले साल 2019-20 के बजट में 750 करोड़ का ऐलान होता है, लेकिन संशोधित बजट में यह राशि 160 करोड़ हो जाती है। 2020-21 में 180 करोड़ का ऐलान होता है, लेकिन संशोधित बजट में इस राशि में 90% की कटौती कर दी जाती है। योजना का बजट 15 करोड़ कर दिया जाता है। 2021-22 में 150 करोड़ का ऐलान हुआ है। नए बजट में पता चलेगा कि वास्तविक रूप से इस योजना में कितना धन दिया गया। तो व्यापारियों के लिए पेंशन की यह योजना व्यापारियों के बीच फ्लॉप हो गई। वे व्यापारी बताएं जिन्होंने इस योजना के वक्त मिठाई बांटी थी ऐलान के वक्त, अब मिठाई क्यों नहीं बांट रहे हैं? कम से कम खा भी लें। 3 करोड़ व्यापारी इस योजना से क्यों नहीं जुड़े? क्यों यूपी के अखबारों में ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं कि व्यापारी मुख्यमंत्री से पेंशन मांग रहे हैं? 2 मार्च 2020 अमर उजाला की हेडलाइन, उद्यमियों ने बाईपास, व्यापारियों ने उठाई पेंशन की मांग। इस खबर के अनुसार शामली के व्यापारियों ने भी मंच पर पहुंचकर सीएम से भेंट की और व्यापारियों के पेंशन की मांग उठाई। व्यापारियों ने सीएम के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन दिया कि 60 साल से ऊपर के व्यापारियों को पेंशन की योजना का लाभ दिलाएं। वैसे इन खबरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सरकार के सामने इन संगठनों की हालत क्या हो गई है। वे सरकार की खूब तारीफ करते हैं और शहर में जाम और गड्ढों की समस्या का ज्ञापन भी सीएम के नाम देते हैं। दूसरी खबर 2021 की है, मगर सहारनपुर की। इसमें भी यूपी उद्योग व्यापार मंडल की जनपद इकाई ने पेंशन की मांग की है। फिर किस आधार पर प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे? इस तरह की स्कीम बनाई ही क्यों गई जिससे व्यापारी दूर हो गए? लेकिन दावेदारी में कोई कमी नहीं की गई। क्या इस वजह से कि उस समय झारखंड में चुनाव चल रहे थे? प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा का नाम लेकर इस योजना की तारीफ किए जा रहे थे। सुनिए। आज पूरे देश के करोड़ों किसानों को पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत इस झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हो रहा है। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भी
झारखंड से हो रही है। मैं इस महान धरती से देश भर के किसानों और व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2 साल पहले व्यापारियों की पेंशन की इस योजना को लेकर सरकार ने एक प्रमोशनल वीडियो बनाया। वो विज्ञापन शुरू ही होता है इस तरह से कि व्यापारी चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार बेवकूफ बना रही है, झांसा दे रही है। लेकिन विज्ञापन बाद में भरोसा दिलाता है, अब सपना होगा साकार, लेकिन सपना सपना ही रह गया। विज्ञापन में व्यापारियों के सवाल ही सही साबित हुए। अब आपको दिखाते हैं इसका एक हिस्सा। अब व्यापारियों को भी मिलेगी पेंशन। क्या मजाक है, कभी कहीं ऐसा सुना है क्या? हमें थोड़ी ना पेंशन देगी सरकार। सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा, पहले तो आप आम दिखाएंगे और फिर हर महीने 2-3 हजार रुपए भरने को कहेंगे, है ना? नहीं तो क्या सिर्फ 55 रुपए भरने हैं? केवल 100? केवल 200? पर ये चमत्कार होगा कैसे? व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना से मोदी जी का वादा था 60 साल की उम्र के बाद ऐसे व्यापारियों को प्रतिमाह न्यूनतम 3,000 रुपए की पेंशन, ताकि उन्हें दूसरों पर आश्रित न होना पड़े। छोटे कारोबारियों में सुरक्षा की भावना जागे। हम छोटे दुकानदारों के पेंशन की योजना ला रहे हैं। 18 से 40 वर्ष के व्यापारियों को अपनी उम्र के अनुसार प्रतिमाह जमा कराने हैं सिर्फ 55 से 200 रुपए तक, जिसमें उतने ही पैसे जोड़ेगी सरकार। और प्रक्रिया तो है बेहद सरल। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में सिर्फ आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक लेकर जाएं, सेल्फ सर्टिफिकेशन करें, बस। या अपने घर बैठे ऑनलाइन सेल्फ एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। दुकानदार, छोटे रेस्टोरेंट और होटल वाले, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, वर्कशॉप ओनर्स, कमीशन एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स और टैक्सी प्रोवाइडर जैसे देश के करीब 3 करोड़ छोटे व्यापारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को मिलेगा लाभ। और हाँ, यदि आप EPF, ESIC, PMSYM के सदस्य नहीं हैं और आपका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है एवं आप आयकर दाता नहीं हैं, तो आप इस पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। मतलब कि जब हमारे हाथ काम करने लायक नहीं रहेंगे, तब भी हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, है ना? मान गए। छोटे से छोटे आदमी का भी सोचती है ये सरकार। व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। विज्ञापन के शुरू में व्यापारी जिन बातों को लेकर शक करते हैं, वो आज सही साबित हो गया। विज्ञापन का स्क्रिप्ट लिखने वाले को कितना यकीन होगा कि यह सरकार वैसा नहीं करेगी, सबके खाते में 3,000 की पेंशन आएगी। यह योजना फ्लॉप हो गई। इसके रहते यूपी के व्यापारी पेंशन मांग रहे हैं। कहां तो करोड़ों व्यापारियों को जोड़ने का लक्ष्य था और जुड़े कुछ 50,000। एक सवाल और है, क्या 2019 में व्यापारियों के लिए पेंशन की योजना को फ्लॉप होने के लिए ही बनाया गया था, ताकि दोनों बात हो जाए, एक कि हमने योजना बनाई और दूसरी कि अब नहीं चली तो हम क्या करें? कानपुर से हमारे सहयोगी अरुण अग्रवाल ने कुछ व्यापारियों से बात की। व्यापारी सेल टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, मंडी समिति के रूप में तमाम तरीके से टैक्स अदा करता है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए उसकी अपने बुढ़ापे के लिए। और सरकार ने 3,000 रुपये महीने की घोषणा अपनी मर्जी से स्वतः की थी, लेकिन आज तक वो 3,000 रुपये वार्षिक पेंशन या छमाही पेंशन कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और वो योजनाएं कहाँ दबी हैं पता ही नहीं लग रहा। आम व्यापारी को तो मालूम ही नहीं है कि व्यापारी पेंशन कहाँ आ रही, कहाँ जा रही और किसको मिल रही है। एक समय आता है कि व्यापारी ओवरेज हो जाता है, व्यापार उसका ठप हो जाता है या उसको व्यापार करने लायक नहीं रहता है, उस समय उसके सामने बड़ी समस्या हो जाती है। चूंकि हमने ये मांग की सरकार को व्यापारी टैक्स कलेक्शन करके देता है, टिकट कलेक्टर है, क्यों ना सरकार ऐसी व्यवस्था करे उन व्यापारियों के लिए जिनका व्यापार ठप हो गया हो, नुकसान में चला गया हो, जिनके बच्चे सही नहीं उनकी सेवा कर पा रहे हो, उनको एक पेंशन टाइप बना रहे हैं। हम एक और पेंशन योजना का खेल आपको दिखाना चाहते हैं। खेल इसलिए कहा कि 2017 में बीजेपी वादा करती है कि विधवा महिलाओं की पेंशन 1,000 रुपए कर देंगे। सरकार में आने के बाद योगी सरकार पूरे 4.25 साल इस वादे को भूल जाती है और जब 2022 का चुनाव आता है तब पेंशन बढ़ाई जाती है।
2017 के चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी और उम्र की सीमा समाप्त कर दी जाएगी। इसमें वृद्धावस्था पेंशन भी 1000 करने का वादा किया गया था सरकार बनने पर। सोचिए कि इस दौरान जब 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, जिसके कारण महंगाई आसमान छू रही थी, 500 रुपए से क्या उनका गुजारा चला होगा। यूपी सरकार अपने विज्ञापनों में दावा कर रही है कि 31 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो निराश्रित हैं। यह तो बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं 500 रुपए के सहारे कैसे जी रही थीं? चुनाव नहीं आता तो इस साल भी 1000 रुपए नहीं होता। वादा 2017 का था, पूरा हो रहा है जनवरी 2022 में। यह वीडियो 5 जनवरी का है, जिसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। इसमें दावा किया गया है कि करीब 99 लाख लाभार्थियों को पेंशन की राशि दी गई है। यह सर्टिफिकेट उसी का है। दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान पेंशन की राशि को 1000 करने का फैसला किया गया। यूपी के हिंदी के अखबारों में यह खबरें छपी हैं। आखिर इस वादे को पूरा करने में 5 साल क्यों लगे? समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर निराश्रित महिलाओं के बारे में यही कहा गया है कि 18 साल से अधिक की महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है। इस तरह से यूपी में 31 लाख विधवाएं हैं। यह छोटी संख्या नहीं है। इनके खाते में 2017 से 500 रुपए जा रहा था, अब जाकर 1000 किया गया है इस जनवरी से। 56 लाख वृद्धावस्था पेंशनर्स हैं यूपी में। इतने लोग 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि उनकी पेंशन 1000 रुपए हो जाए। अब यह राशि कितनी कम है, इस पर कौन बहस करे और किससे करे? चुनाव आने पर क्या क्या होता है, इसका एक और उदाहरण देता हूं। ई श्रम कार्ड का पूरे देश में करीब 20 करोड़ लोगों ने श्रम कार्ड बनवाए हैं, लेकिन केवल यूपी के श्रम कार्ड धारकों के खाते में 1500 करोड़ डाले गए हैं। किस बात के लिए? सवाल है कि 20 करोड़ श्रम कार्ड धारकों की क्या यह गलती है कि वे सभी यूपी के नहीं हैं? उनके खाते में पैसा क्यों नहीं भेजा गया? यूपी सरकार ने अपने इन विज्ञापनों में दावा किया है कि श्रम कार्ड बनाने वाले 1.5 करोड़ खातों में 1500 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। इन खातों में 1000 रुपए की किश्त गई है, 500 रुपए की एक किश्त बाकी है। ऐसी भी खबरें छपी हैं कि 1000 रुपए लेने के लिए यूपी के बीए और एमए पास नौजवानों ने भी श्रम कार्ड बनवाए हैं। यूपी के तमाम जिलों में 10 से 15 लाख खातों में 1000 रुपए भेजे गए हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए इन खातों में पैसा दिया गया है, वो भी मार्च 2022 तक के लिए? अगर नहीं तो फिर पूरे देश में ई श्रम कार्ड बनवाने वाले 20 करोड़ मजदूरों के खाते में पैसे क्यों नहीं भेजे गए हैं? केवल 1.5 करोड़ यूपी वालों के खाते में पैसा क्यों गया है? पेंशन के नाम पर चुनाव के वक्त पैसा बढ़ाने और भेजने की राजनीति को समझने की जरूरत है। जिनके खातों में पैसा गया है वो किस तरफ वोट करेंगे, इसका अलग से सर्वे होना चाहिए। अध्ययन होना चाहिए कि पेंशन के नाम पर सरकारी खजाने का इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए हो रहा है या सही लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए हो रहा है। जब सबको कुछ ना कुछ पेंशन मिल रही है तो जाहिर है व्यापारी भी पेंशन मांगेंगे, सरकारी कर्मचारी भी मांग करेंगे कि उन्हें फिर से पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है पुरानी वाली। इसी मोड़ पर यूपी चुनाव में पेंशन एक पेचीदा मुद्दा बन जाता है। जिन्हें पेंशन मिल रही है वो पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें नहीं मिल रही है वो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि पेंशन मिले। क्या यह मुद्दा कर्मचारी यूनियन के नेताओं के लिए अपनी अपनी राजनीति चमकाने भर का है या फिर वे वाकई गंभीर हैं? इसे परखने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं। बस हमें यह भ्रम नहीं है कि सरकारी कर्मचारी वोट देते वक्त धर्म और जाति के गौरव के सवाल को भूल जाएंगे। मुमकिन है वे पेंशन के सवाल को ही भूल जाएं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के संगठन की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का आंदोलन चलाया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी चलाया जाता है। इसके अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच यूपी में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कई जगहों पर आंदोलन हुए हैं। 22 अक्टूबर को यूपी के हर जिला मुख्यालय पर पेंशन पदयात्रा निकाली गई।
21 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में पेंशन शंखनाद रैली हुई। 7 दिसंबर को हर जिला और ब्लॉक स्तर पर शहीद दिवस मनाया गया। डॉक्टर रामाशीष सिंह पेंशन की बहाली की लड़ाई करने वाले नेता थे। 7 दिसंबर 2016 को पेंशन के लिए लड़ते हुए लाठीचार्ज से उनकी मौत हो गई। उनकी याद में शहीद दिवस मनाया गया और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की गई। पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई में शिक्षकों के संगठन के साथ अन्य विभागों के संगठन भी जुड़े हुए हैं। इस बार इनका नारा है, जो पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा करेगा, वोट उसी को मिलेगा। जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, भारत पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा, भारत पे राज करेगा। आज पूरे देश में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर पुरानी पेंशन आज भी एज इट इज चल रही है। तो हम देश की तमाम सारी सरकारों से मेरा निवेदन है कि इस बड़े जमात को, उत्तर प्रदेश के 13 लाख, देश के 70 लाख जमात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर रहे हैं, जो बेहद दुखद है। और तब जब आप कह रहे हैं हम दुनिया की महाशक्ति बन रहे हैं, तब उस समय आर्थिक महाशक्ति बन रहे, उस समय इस तरह की व्यवस्था को खत्म करना, ये कहां तक न्यायोचित है। कर्मचारी संगठन दावा करते हैं कि यूपी में 13 लाख कर्मचारी हैं। इनकी मांग है कि वे न्यू पेंशन स्कीम से खुश नहीं हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था ही चाहिए। क्या इतनी बड़ी संख्या के बाद भी ये संगठन और ये संख्या यूपी की राजनीति को मजबूर कर पाएगी कि हर दल पुरानी पेंशन को लेकर अपना स्टैंड साफ करे? लेकिन क्या यह संख्या वोट करते समय केवल पेंशन के आधार पर ही वोट करेगी? मेरी राय में कुछ ही लोग पेंशन के सवाल पर वोट करेंगे। यूपी में धर्म और जाति का सवाल इतना बड़ा है कि बेरोजगार भी अपना मुद्दा भूल जाता है। इन्हें तो अभी सैलरी मिल रही है। जो सांप्रदायिक हैं उनके लिए दूसरे मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। वैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू कर देंगे। कौन इनके साथ खड़ा है? जब किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, व्यापारी नाराज है, आगड़े नाराज हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा दोनों एक हो गई हो, तो बताओ ये कैसे बचेंगे उत्तर प्रदेश से? और शिक्षक नाराज हैं। ये पुरानी पेंशन किसी ने छीनी तो भाजपाइयों ने छीनी आपकी। याद है कि नहीं याद है आपको? आज ऐसे लोग हैं जिन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। ये जितनी भी अच्छी योजनाएं थी सबको रोक दिया इन्होंने। क्या वाकई अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे? ऐसा हुआ तो देश भर में पेंशन को लेकर चल रही लड़ाई की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी और पेंशन का विरोध करने वाले अंग्रेजी संपादकों और अखबारों के नियंत्रण से बाहर निकल जाएगी। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इसी तरह हाल के महीनों में राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा में भी पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए कई तरह के आंदोलन हुए। इनमें शामिल लोगों की गंभीरता पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन फिर से ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये सारे लोग इसी सवाल पर अपनी राजनीतिक प्राथमिकता तय करते हैं? पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे इन कर्मचारियों का कहना है कि विधायक और सांसद को पेंशन मिलती है, तो 30-30 साल तक काम करने वाले आईएएस से लेकर चपरासी तक को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो फिर उस स्कीम का लाभ विधायक और सांसद क्यों नहीं ले रहे हैं? विधायकों से सरकार बनती है, विधायक अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर देते हैं। हिमाचल में न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चला। इसके दबाव में दिसंबर में वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया, जो यह देखेगी कि पुरानी पेंशन की बहाली कैसे हो सकती है और नई पेंशन स्कीम में क्या समस्या है। क्या हिमाचल प्रदेश में बनने वाली कमेटी कुछ ठोस रास्ता बताएगी या चुनावी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी? हिमाचल प्रदेश में हमने लगातार संवाद के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से
पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को सरकार तक पहुंचाया है और सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाया है, जिसके लिए प्रदेश के हर एक कर्मचारी का हम धन्यवाद करते हैं और हर एक कर्मचारी का इसमें हमें सहयोग मिल रहा है, चाहे वो क्लास 1 अधिकारी हो, चाहे क्लास 2 हो, चाहे क्लास 3 हो, चाहे क्लास 4 हमारे कर्मचारी साथी हो, चाहे किसी भी विभाग के कर्मचारी हो। अगर कोई नेता विधायक रहता है, फिर वही नेता सांसद बन जाता है, तो सांसद से हटने के बाद उसे विधायक और सांसद दोनों की पेंशन मिलेगी। बिहार का एक उदाहरण देता हूं। बिहार में जेपी स्वतंत्रता सेनानी नाम की एक पेंशन स्कीम है। करीब 5000 लोगों को पेंशन दी जाती है जो जेपी के आंदोलन में शामिल हुए थे। इस स्कीम के तहत 10,000 रुपया महीना मिलता है। नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी जेपी आंदोलन में शामिल थे। ये जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के भी हकदार हैं। ये तीनों सांसद भी रहे और विधायक भी। जब ये इन दोनों पदों से हटेंगे तीनों, तो विधायक और सांसद की 2-2 पेंशन मिलेगी और जेपी पेंशन लेंगे तो तीसरी पेंशन भी मिलेगी। किसी को एक पेंशन नहीं, किसी को 3-3 पेंशन। मनीष कुमार ने आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय से इस बारे में बात की है। माननीय सदस्य वह लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद, अगर चारों सदन में ये सदस्य रहे तो पेंशन चारों जगह से पाने का व्यवस्था इन लोग का है। पेंशन पेंशन नियमावली, वेतन नियमावली पार्लियामेंट में इन लोगों ने अपने लिए यह नियम बना रखा है कि जिस सदन में हम रहेंगे वहाँ पूर्व होने के बाद हम पेंशन के हकदार हो जाएंगे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रहित में बहुत बड़ा एक राजकोष प्रभार पड़ रहा था। लोक सेवकों का पेंशन खत्म किया, वो बहुत प्रशंसनीय काम था, ठीक है। लेकिन ये माननीय एक नहीं, अगर चारों सदन में गए तो चारों सदन का हकदार हो जाएंगे। समाज सेवा करने से पहले अगर किसी न किसी नौकरी में अगर रहे हैं तो वहाँ से भी वो सुविधाएँ लेंगे। अब बिहार में 6 पेंशन का प्रावधान है। एक जेपी सेनानी का भी पेंशन, कई बड़े राजनेता बिहार के हैं जो जेपी सेनानी भी का पेंशन पाते हैं, तो जोड़ दिया जाए तो 6 पेंशन पाने के हकदार जो है वो अपने लिए वो सारे नियम कानून बना लिए हैं। सरकार के बही खाते में तरह तरह की पेंशन योजनाएं हैं। सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप इसकी बात करें तो 100 अर्थशास्त्री अंग्रेजी में लिखने आ जाएंगे कि कैसे राज्य का खजाना डूबने वाला है। जब वही सरकार 2000 करोड़ की मूर्ति बनाने का ऐलान करती है तब कोई अर्थशास्त्री नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट बताती है कि धार्मिक उद्देश्य से खर्च करने के लिए किसी भी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ पेंशन के लिए पैसे नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्टैच्यू ऑफ वननेस बनाना है। हालांकि विपक्ष फिलहाल इसे गंभीरता से लेने के मूड में नहीं। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में कहा, सिया राम में सब जग जानी। एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत के गांव-गांव में ये बात है कि अभी भी बच्चा बच्चा ये मंत्र बोलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अब ये प्राणियों में सद्भावना हो मतलब एक ही चेतना है, पर विश्व का कल्याण हो। तो इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना करते हुए आगे बढ़े। देखिए, सही या गलत का नहीं, इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जो ये बोलते हैं। उस पर जवाब दो, अगर ये इसका कभी क्रियान्वयन हो, घोषणा कर दो 2000 करोड़ रुपए की, फलाने करोड़ की। ये तो जब ये पैसा बजट में अलॉट करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा संग्रहालय पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है।
ये और बात है कि पिछले साल भर से राज्य सरकार लगभग हर महीने 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल 2,56,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी राज्य में हर नागरिक पर 34,000 रुपए का कर्ज। अगर खर्चा चलाने सरकार FRBM के तहत और कर्ज लेती है तो मार्च तक सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज होगा, यानी हर नागरिक 40,000 रुपए का कर्जदार होगा। इस तंगहाली के बीच बड़ी जरूरत इन किसानों की है। कोई रो रहा है, कोई नेताजी के पैरों में सिर पटक रहा है। दरअसल मावठे से 18 जिलों में फसलें तबाह हो गई। 500 से ज्यादा गांव में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। अशोकनगर जिले के 80 गांवों में 10,000 हेक्टेयर में धनिया खराब हो चुकी है। मसूर चना कीचड़ में दबा है। खुद बीजेपी विधायक कह रहे हैं मदद नहीं मिली तो सड़क पर उतरेंगे। मुझे जो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आखिरी अगर इस बार मुआवजे में गड़बड़ी मैं तुम लोगों के सामने कह रहा हूं, इस्तीफा दे के। मंत्री जी कह रहे हैं बीमे से 25% रकम फौरन मिल जाएगी, लेकिन फिर अपने 17 साल भूलकर कांग्रेस के 50 सालों का हिसाब भी मांगते हैं। आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाई? हम किसान को ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इसका 72 घंटे के अंदर सर्वे करके पंचनामा बनाकर बीमा कंपनी को देंगे। 25% राशि जल्दी से जल्दी उसकी फसल आने के पहले, यानी मार्च के पहले हम उसको दिला देंगे। मैं कमलनाथ जी सर कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपकी 50 साल सरकार रही है, लेकिन आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाए? आपके समय RBC 64 में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी 50 रुपए 80 रुपए से ज्यादा किसान को नहीं मिला RBC। वैसे जिन किसानों का बीमा नहीं उनका क्या? ऐसे में आप सोचिए, खस्ता हाल सरकार से किसानों को कर्जा लेकर मदद मिलेगी, फिर राज्य को इन वित्तीय हालातों से बाहर निकालना कितनी बड़ी चुनौती होगा। पिछले साल बीमा कंपनियों को 1,38,806 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान हुआ, जिसके एवज में किसानों को 92,427 करोड़ रुपए का क्लेम मिला। मंत्री जी तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि फसल बीमा योजना है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही 2020 में खरीफ में किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उस हिसाब से लगता है कि आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पहले बन जाएगी 2023 में, और तब तक भी शायद किसानों को फसल का मुआवजा न मिल पाए। और इस बीच सरकार जो कर्जा ले रही है, अनचाहे वो उसमें कर्जदार भी बनते जाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। लोगों के खाते में पैसा जाना चाहिए, लेकिन वह पैसा वोट खरीदने के लिए ना हो, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए हो। 500 रुपए से कुछ नहीं होता, 1000 रुपए से भी नहीं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए। वोट के हिसाब से हर सरकार किसी न किसी वर्ग के खाते में पैसे डाल दे रही है। एक अध्ययन होना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारें कुल कितना पैसा कितने लोगों के खाते में डाल रही हैं। यह सब तब होगा जब मूर्ति, स्मारक, जयंती और छुट्टी के नाम पर होने वाली धर्म और जाति की राजनीति से राजनीति को वक्त मिलेगा। तब तक आप ब्रेक ले लीजिए। हाल ही में बारिश और ओला गिरने से बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, बांदा जिले के 200 से ज्यादा गांवों में चना, मसूर, मटर, राई की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन सर्वे कराने की बात कर रहा है, लेकिन मुआवजा कब तक मिलेगा इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं। पेश है रविश रंजन की यह रिपोर्ट। झांसी में रविवार को ओलों की बरसात ने हजारों किसानों की सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। झांसी के बंगरा गांव में बड़े बड़े ओले गिरे, जिससे चना, मटर और मसूर की फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं। झांसी में बंगरा और मऊरानीपुर के दर्जनों गांवों के किसानों की खेती ओला गिरने से बर्बाद हो चुकी है। हमारी 80 बीघा की मटर पूरी नष्ट हो गई है। हम कटती पे जमीन लिए थे। कटती पे लिए हैं जी पैसे। लागत कितनी लगाई है? लागत उसमें कम से कम 2 लाख रुपए तो अभी इसकी रबी की फसल में 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया सब। फसल पूरी नष्ट हो गई। कितने बीघे में बोई थी? 10 एकड़ में मटर बोए थे।
पूरी नष्ट हाँ, हो गई। पूरी क्या पानी भर गया कि ओले से? ओले बिछ गए। झांसी की तरह ही ललितपुर और बांदा जिले के 200 गांवों के सैकड़ों एकड़ खेत में खड़ी फसल बारिश और ओले की वजह से बर्बाद हो चुकी है। बुंदेलखंड का ये इलाका चना, मटर, सरसों और राई की उपज के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते 2 साल से यहाँ लगातार प्राकृतिक आपदा की मार से किसान परेशान हैं। यहाँ के किसान कह रहे हैं हमको बीमा क्लेम नहीं मिला है, हम लोग प्रीमियम जमा करते हैं, हमारे केसीसी से बीमा प्रीमियम काटा जाता है। तो किसानों ने आज मांग की है उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से कि हमारे खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जाए और हमको तत्काल राहत दी जाए। हालांकि झांसी के जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द सर्वे कराकर नुकसान का जायजा लेने की बात कही है। झांसी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।